गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हम जो है सेट्स के क्वेश्चंस कर रहे थे और इससे पहले वाली जो वीडियो है वीडियो नंबर 8, ठीक है, लेक्चर 8, उसमें हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, ये उसी का सेकेंड पार्ट है। तो ये फॉर्मूले हैं जो मैंने हर वीडियो में रखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है अ सर्वे ऑफ 500 टेलीविजन व्यूअर्स प्रोड्यूस द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, 500 टेलीविजन देखने वाले हैं, ठीक है, वो कुछ आंकड़े पेश करते हैं, जैसे 285 वॉच फुटबॉल, ठीक है, 285 जो है वो फुटबॉल देखते हैं, 195 वॉच हॉकी, 195 हॉकी देखते हैं, 115 वॉच क्रिकेट, 115 क्रिकेट देखते हैं, 45 वॉच फुटबॉल एंड क्रिकेट। ठीक है, 45 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों देखते हैं, 70 वॉच फुटबॉल एंड हॉकी, 70 ऐसे हैं जो फुटबॉल एंड हॉकी देखते हैं, 50 वॉच क्रिकेट एंड हॉकी, 50 ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों देखते हैं, 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम्स। ठीक है, जब बोला जाता है डू नॉट वॉच या डू नॉट या नन ऑफ द अबव, ठीक है, तीनों, तो क्या होता है इसका मतलब A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश। ठीक है, अब पूछा है हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स। ठीक है, तो ये याद आ रहा होगा आपको, मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी, थ्योरम नंबर 3। ठीक है, उसमें पूछा था सीधा सीधा उन्होंने, इफ A, B and C are any 3 finite sets then the number of elements in only one of the set is। तो वो हमने थ्योरम पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, नहीं होगी तो मैं अभी बताता हूँ क्या है। अब जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो A, मान लेते हैं हम कि A जो डिनोट करता है वो डिनोट करता है फुटबॉल को, फुटबॉल। ठीक है, तो इसको हम NA लिख लेते हैं, NA दिया है हमें 285। ठीक है, हॉकी B मान लेते हैं हम हॉकी को, हॉकी, तो NB दिया हुआ है हमें 195। ठीक है, क्रिकेट C मान लेते हैं हम क्रिकेट को, तो NC हमें दिया हुआ है 115। ठीक है, नाउ 45 वॉच फुटबॉल एंड क्रिकेट, मैंने बताया था एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो N फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल एंड क्रिकेट यानी कि A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू हमें दिया है 45, कॉमा 70 वॉच फुटबॉल एंड हॉकी, तो N फुटबॉल एंड हॉकी, इसका मतलब A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है हमको 70। ठीक है, 50 वॉच क्रिकेट एंड हॉकी, तो क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी यानी कि C इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 50। ठीक है, एंड 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम। जब डू नॉट वॉच या डू नॉट या नन ऑफ ABC होता है तब उसका मतलब क्या होता है, एन A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश इज इक्वल टू कितना दिया है हमको 50। ठीक है, अब हमसे पूछा है हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स। ठीक है, तो देखो पूछा क्या है, वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स। वन ऑफ द 3 गेम्स मतलब 2 पर डैश 1 खाली होना चाहिए, तो इन तीनों का सम A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश प्लस N A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C, A डैश कर लो और C डैश कर लो, B को रहने दो, B C डैश। याद करने में आसानी रहती है, एक एक करके लगाते हैं, A पे लगाया, A पे नहीं लगाया, B पे नहीं लगाया, अब C पे भी नहीं लगाते, A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C। ठीक है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब देखो जब हम इन तीनों की बात कर रहे हैं तो इन तीनों का देखिए ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, और इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास इन तीनों का सम हमें करना है, मैंने पहले बता रखा है। इन तीनों का जब सम करेंगे तो NA आएगा, NB आएगा, NC आएगा, वो हमारे पास हैं। ठीक है, N इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B और NB इंटरसेक्शन C ये भी है। एक चीज नहीं है, वो है NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो उसको हम फाइंड करेंगे। NA डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं
एन ए यूनियन बी यूनियन सी डैश। बोलो कौन सी क्या लगाया यहाँ पे, डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज किए। अब आपको पता है कि अगर आपको कहीं पे दिया हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहीं पे दिया हो ए डैश, तो उसका मतलब होता है u माइनस ए, है ना। और इसके आगे अगर n लगा दें तो n a डैश, इसका मतलब होता है n u माइनस n a। बोलो बात आ गई समझ में? ठीक है। अब इस पूरे को जरा a डैश मान के चलो, सॉरी इसको मान, इस पूरे को a डैश मान के चलो, ये हो जाएगा n u माइनस n a। a का मतलब a यूनियन b यूनियन c। बोलो हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, अब हमें a यूनियन b यूनियन c भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारे पास नहीं है ना। तो nu, देखो nu तो हमें दिया है, टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स कितने हैं 500, तो ये तो 500 दिया है। अब हमें फाइंड करना है a यूनियन b यूनियन c, तो चलो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। तो n a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला होता है na प्लस nb प्लस nc, दिस माइनस दिस प्लस दिस। बोलो बोलो होता है। तो या इसको यहीं पे डायरेक्टली लगा देते हैं। ये वैल्यू आ रही है किसकी, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश की, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दी है 50 इज इक्वल टू एन यू हमें दिया है 500 माइनस, अब ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू लगा देते हैं। तो एन ए कितना है 285 प्लस एन बी कितना है 195 प्लस एन सी कितना है 115 माइनस, ठीक है। एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 70 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है 50 माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी कितना है 45 प्लस, अब ये हमें पता नहीं कितना है, तो प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 500 माइनस, इसको काउंट करो तो ये हो जाएगा 5 5 5 15 8 9 17 18 8 9 17 18 19 और 2 1 3 4 5 95 माइनस, इनको काउंट करो ये हो जाएगा 5 4 5 9 7 16 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। चलो 50, तो देखो 500 माइनस 595 माइनस माइनस प्लस 1, अच्छा काम करते हैं, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 550 963 और 5 माइनस 1 430, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोलो बात आ रही समझने के नहीं, ठीक है। अब यहाँ से देखो 50 माइनस 500 माइनस 430 70 प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कैंसिल, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। बोलो बात आ गई ना समझ में? अब क्या करना है, अब हमें अगला हमारा जो हमसे पूछा है हमको वो फाइंड करना है। पूछा क्या है ये, ठीक है। एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश प्लस एन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। कहाँ से पूछा है? थ्योरम से। और थ्योरम क्या कहती है कि इन तीनों का सम जो होता है वो ये है, ठीक है। सॉरी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने से पहले जरा देखो, अगर हम वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, कॉम्पिटिटिव वाले जरा ध्यान से देखो, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, ठीक है।
तो हमसे पूछा है कि जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन वाला एरिया होता है वो तो हमें दिया नहीं, तो हमने निकाल लिया। वो कितना है हमारे पास 20, तो ये आ गया 20। अब वो कह रहा है कि ए और बी जो दोनों गेम खेलते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी वो है 70, तो 20 तो ये आ गए, 50 ये आ गए। तो ए और बी दोनों को मिला के कितने गेम हो गए 70। ऐसे ही बी और सी बी इंटरसेक्शन सी 50, तो 20 ये आ गए 30। तो देखो बी इंटरसेक्शन सी पूरा कितना आ गया 50। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी है 45, तो 20 तो ये आ गए, 25 यहाँ आ गए। तो पूरा ए इंटरसेक्शन सी कितना हो गया 45। ठीक है, अब देखो ये पूरा ए जो है ये है 285। कितना है ए 285। तो 50 प्लस 20 कितना हो गया 70 प्लस 25 95। तो 285 माइनस 95 तो कितना आया 091 190। ठीक है, आ जाएगा ना यहाँ पे। अब इस पूरे ए को मिलाओगे तो ये कितना हो जाएगा 285 हो जाएगा। ऐसे ही बी पूरा कितना है बी 195। तो 50 प्लस 20 70 प्लस 30 100, तो बचा कितना 95। तो 95 इन सबको मिलाओगे तो ये 195 हो जाएगा। ये है 115। तो 20 और 30 50 प्लस 25 75, तो 115 माइनस 75 तो 04, यानी कि ये आ गया 40। अब इस पूरे सी को मिलाओगे तो ये कितना हो जाएगा 115। बात आ रही समझ में करेंगे। ठीक है, तो देखो अब पूछा है हमसे कि हाउ मैनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स। तो देखो ये वो हैं जो ये दोनों गेम देखते हैं, ये वो हैं जो ये तीनों गेम देखते हैं, ये वो हैं जो ये दोनों गेम देखते हैं, और ये वो हैं जो ये दोनों गेम देखते हैं। तो ये वाला ये 2 गेम देखने वाला है, ये 3 गेम देखने वाला है, ये भी 2 गेम देखने वाला और ये भी 2 गेम देखने वाला। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये सिर्फ वो है जो सिर्फ एक गेम देखता है, ये भी वो है जो सिर्फ एक गेम देखता है, और ये भी वो है जो सिर्फ एक गेम देखता है। तो इन तीनों का अगर हम सम करें तो कितना आ जाएगा 190 प्लस 40 कितना हो गया 230 प्लस 95 तो 5 और 3 9 12 213। तो 325 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ कितना गेम देखते हैं एक। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉम्पिटिटिव मेथड। अब हम आते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के मेथड पे। तो देखो इतना हमने फाइंड कर लिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब नेक्स्ट जो हमें फाइंड करना है वो है ये। तो मैं इसके नीचे ये रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो देखो अब देखो ये इन तीनों का सम कितना आता है थ्योरम से आपको पता है, वो आता है Na प्लस Nb प्लस Nc माइनस 2N। इसको माइनस 2N 2 बाहर रहने दो, ये आ जाएगा N A इंटरसेक्शन B प्लस N P इंटरसेक्शन C प्लस N A इंटरसेक्शन C। ठीक है, और लास्ट में होता है 3N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो देखो वैल्यूज रखना स्टार्ट करो। एन ए कितना है 285, एन बी कितना है 195, एन सी कितना है 115। ठीक है, माइनस 2 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 70 प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी कितना है 50 प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी कितना है 45 प्लस 3N ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना निकाला था अभी हमने 20। ठीक है, तो सॉल्व कर लो। 285 195 115 अभी सम किया था इनका, तो आई थिंक कितना आया था 5 595 आया था माइनस 2 इंटू 70 50 कितना हो गया 120 120 प्लस 45 165। ठीक है, प्लस 3 to the 60। ठीक है, तो 595 प्लस 60 तो 5
9 6 15 5 और एक 1 6, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 160 160, तो 160 160 320 5 5 10, ठीक है, तो 320 330 इज इक्वल टू 5 माइनस कर दो 532 633, तो 325 वही आंसर था हमारा। बोलो बात आई कि समझ में नहीं? ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव मेथड है और ये जो है ये हमारा बोर्ड एग्जाम मेथड है। आसान है, बस इनको याद रखना है आपने। और ये कैसे आए थे ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। ये मैंने याद करने नहीं सिखाए थे आप लोगों को, मैंने आपको बताया था कि ये चीज आई कहां से है, ठीक है। बोलो हो गया ना क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, कह रहा है आउट ऑफ द 100 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 100, तो एनयू हमको दिया है 100, ठीक है। आप लोगों को ही करना है, मैं बस लैंग्वेज समझा देता हूँ। 15 पास्ड इन इंग्लिश, 12 पास्ड इन मैथमेटिक्स, 8 इन साइंस, ठीक है, 3 दिए हैं, तो हम ए मान लेते हैं, ये दिया है हमको इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश जो है उसको ए माना, तो एन ए हमको दिया है कितना 15, ठीक है। बी मान लेते हैं हम मैथमेटिक्स, ये बहुत जरूरी है क्योंकि यही पढ़ रहे हैं हम। एन बी इज इक्वल टू कितना दिया है 12, ठीक है। 8 इन साइंस, सी मान लेते हैं हम साइंस, वो कितना दिया है एन सी 8, ठीक है। अब बोला है 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ए एंड बी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 6, ठीक है। 7 इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो एन मैथमेटिक्स एंड साइंस बी इंटरसेक्शन की सी कितना दिया है 7, ठीक है। 4 इन इंग्लिश एंड साइंस, इंग्लिश एंड साइंस ए इंटरसेक्शन सी, तो एन ए इंटरसेक्शन सी कितना दिया है 4, ठीक है। एंड 4 इन ऑल 3, ठीक है। ऑल 3 का मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू दिया है 4, ठीक है। पूछा है फाइंड हाउ मेनी पास इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस, तो ठीक है। देखो पहले की बात कर रहे हैं हम, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश ए और मैथमेटिक्स बी, ठीक है। तो क्या है ए एंड बी, तो जब हमें फाइंड करना हो ओनली ए एंड बी, तो फॉर्मूला क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। तो पहले का मतलब हमने फाइंड करना है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है। देखो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें दिया है इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश ए है और मैथमेटिक्स बी है, तो इन ए एंड बी, ठीक है। बट नॉट इन साइंस, तो बट नॉट इन सी, तो ये आगे हम बढ़ा सकते हैं। जब ओनली बोला है तो ओनली का मतलब ए बी, साइंस सी नहीं होना चाहिए, तो एंड सी, नॉट इन सी, नॉट सी, ओनली ए एंड बी नॉट सी, ओनली बी एंड सी नॉट ए, ओनली सी एंड ए नॉट बी, तो ऐसा हम पूरा आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है हम पूरा बढ़ा सकते हैं, तो हमसे ये फाइंड करने के लिए बोला है। अब इस फॉर्मूले में ए बी सी, एन ए इंटरसेक्शन बी और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आप लोगों के पास में है, तो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लेना, ठीक है। आंसर क्या आएगा मैं बता दूंगा अभी। नेक्स्ट नंबर सेकंड, इन मैथमेटिक्स ओनली, मैथमेटिक्स मतलब बी, तो ओनली बी पूछा है, तो क्या पूछा है, पूछा है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। जो पूछा है उस पर डैश नहीं, जो पूछा है उसके ऊपर डैश नहीं, बाकी सब पर डैश, ठीक है। नेक्स्ट नंबर थर्ड, इन मोर देन वन सब्जेक्ट, ठीक है। इन मोर देन वन सब्जेक्ट या क्या, या एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, ठीक है। देखो इसकी लैंग्वेज समझना जरूरी है। मोर देन वन सब्जेक्ट का मतलब या तो 2 में पास हो या 3 में पास हो, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है, और ये फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी एग्जैक्टली 2 वाली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द नंबर, हाँ मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई थी सबसे लास्ट वाली, उसमें पूछा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन ओनली 2 सेट्स आर, ठीक है। तो वो क्या था, वो था एन, दो सब्जेक्ट की बात कर रहा है, वन से ज्यादा मतलब दो की बात कर रहा है, तो दो पर छोड़ के एक पर डैश होना चाहिए, तो दो पर छोड़ के एक पर डैश होना चाहिए, तो 1 2 और 3 इन तीनों का सम था। तो क्या था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। इससे पहले भी मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूं और मैं बता चुका हूं कि ये कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको जो है आप लोग कर सकते हैं। बोलो, कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, इससे पहले जब हमने ये वाली बात सीखी कि जब बोला हो ए एंड बी बट नॉट इन सी, तो इसका मतलब यही होता है ओनली ए एंड बी, ठीक है। तो दो है, सी तीसरा नहीं है, यहाँ भी दो है, जो छूट गया ए वो नहीं है, यहाँ भी दो है, जो छूट गया बी वो नहीं है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब एक लैंग्वेज आई थी, वो कह रहा था कि एग्जैक्टली वन, ठीक है। तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये नहीं होता ओनली ए इसका मतलब नहीं होगा, ओनली बी इसका मतलब नहीं होगा, ओनली सी इसका मतलब नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब नहीं होता कभी ये लगाओ फॉर्मूला और निकाल के रख दो, नहीं, इन तीनों को जोड़ना है, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये एग्जैक्टली वन वाले हैं। ये भी ओनली अकेला है, ये भी अकेला है और ये भी अकेला है, तो इन तीनों का सम जो होता है वो एग्जैक्टली वन में आता है। जब हमने डायरेक्टली बोला हो, जैसे इसमें बोला है मैथमेटिक्स ओनली, मैथमेटिक्स यानी बी, तो इसमें बोला है ओनली बी, ठीक है। तो ये फिर हम सिंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। जब एग्जैक्टली वन बोला हो तो ये तीनों जो हैं ये वन वाले हैं, और ये बात समझ में, तो इन तीनों का सम करना है। जब एग्जैक्टली 2 बोला हो तो एग्जैक्टली 2 या 1 मोर देन 1, तो ये तीन है, इन तीनों का सम करना है, ठीक है। बात आ गई होगी समझ में। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर्स देखते हैं क्या आते हैं, ठीक है। आंसर्स पहले हम वेन डायग्राम से कोशिश करते हैं कि इससे आ जाए। ए बी सी मैंने बताया है सबसे पहले सबसे कॉमन एरिया, तो तीनों में कॉमन एरिया जो है वो है 4। अब जो दो कॉमन है, दो कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन कितना है 6, तो 4 तो ऑलरेडी आ गया 6। देखो ये ए इंटरसेक्शन बी ही तो है, तो 4 तो ऑलरेडी आ गया, इसमें कितना आ गया 2, ठीक है, 6 दिया है तो 4 2 6 हो गया। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी इसमें कॉमन है 7, तो 4 ऑलरेडी आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। तो 4 3 बी, देखो ये सी है और ये बी है, ठीक है। तो बी और सी में कॉमन एरिया ये है, ये, ठीक है। तो ये आ गया कितना 7। अब सी और ए, सी ए में 4 है तो 4 तो ऑलरेडी आ गया है ना, अब यहाँ कितना आया 0 है ना, 4 - 4 करेंगे 0, तो सी और ए में दोनों को मिला के कॉमन एरिया कितना आ गया 4, ठीक है। अब बात करते हैं ए की, ए दिया है 15, तो 4 + 2 6 तो आ गया, यानी कि ये 9, ठीक है। नेक्स्ट बी की बात करते हैं, बी दिया है 12, तो बी जो है हमारे पास में वो 2 4 6 3 9 3 12, ठीक है। तब बी को काम करो पूरा 12 आ जाएगा। एनसी दिया है 8, तो 4 3 7 1 8, सी को काम करो तो ये आ गया। अब पूछा है हमसे सबसे पहले कि इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में जो बच्चे पास हुए हैं उनको बताओ वो कितने हैं। तो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स यानी कि ए और बी, हाँ देखो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स दो में पूछा है, तो ये इंग्लिश वाला ए और ये बी, तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो ये है। अगर इस पूरे को काउंट करेंगे तो ये सी में चला जाएगा, तो जो कॉमन एरिया है वो ये है, तो ये इसका आंसर कितना है 2, ठीक है। बोलो बात आ रही समझ में। दूसरा पूछा है इन मैथमेटिक्स ओनली, तो मैथमेटिक्स सिर्फ ओनली वाला ये है 9, तो मैथमेटिक्स है बी, मैथमेटिक्स है बी, तो बी सिर्फ मैथमेटिक्स में कितने बच्चे पास हैं 3। नेक्स्ट है इन मोर देन 1 सब्जेक्ट, मोर देन 1, तो ये तो 1 वाला है, ये 1 वाला है और ये 1 वाला है, ठीक है। ये 3 में पास है यानी कि मोर देन 1, ये 2 में पास है, ये भी मोर देन 1, ये 2 में पास है, ये भी मोर देन 1 और ये 2 में पास है, ये भी मोर देन 1। तो जो कॉमन वाले हैं इन सबको ऐड कर दो, 2 4 6 + 3 9, तो इसका नेक्स्ट वाले का जो आंसर है वो है 9,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, ठीक है, ये कह रहा है let A, B and C be the sets such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C. Show that B is equal to C. ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है कि B is equal to C आता है। तो देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया है गिवन A union B is equal to A union C। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के पास छोटे छोटे तरीके होते हैं, वो हमको सीखने हैं, प्रूफ करना है। ये तो जो सी है, एक बार हम इसको दोनों तरफ इंटरसेक्शन कर देते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन सी, ठीक है, सॉरी A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं इज इक्वल टू। अब A यूनियन C जो भी आएगा हमारे पास में, उसमें से अगर इंटरसेक्शन C करेंगे तो C कॉमन आ जाएगा। बताइए समझ में क्यों आ जाएगा? क्योंकि A यूनियन C में कॉमन जो होगा, इंटरसेक्शन C में कॉमन जो होगा वो होगा C। बारी आ रही है समझ में, A और C। देखो दो सेट हैं, एक A है और एक C है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि A यूनियन C, इन दोनों को मिला दो तो इन दोनों को मिला के एक सेट बन जाएगा। एक सेट बन गया, इसमें A के एलिमेंट भी हैं और C के एलिमेंट्स भी हैं। अब वो कह रहा है कि इंटरसेक्शन C, इस सेट में से C निकालो, कॉमन एरिया निकालो, तो कॉमन एरिया क्या आएगा? जो C के एलिमेंट्स होंगे वो कॉमन आ जाएंगे, तो C कॉमन आ गया। तो अब ये आ गया हमारे पास A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C। इसको इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। अब फिर से दोबारा इसी के पास चलते हैं। ये है A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। जो प्रूफ करना है वो है इधर वाला पार्ट B, तो एक बार B से इंटरसेक्शन कर दो। A यूनियन B इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A यूनियन C इंटरसेक्शन C, सॉरी इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब देखो फिर से वही बात आ गई, कौन सी वाली, कि भैया A यूनियन B इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या होगा? B। मान लो अभी बताया दो सेट हैं, उन दोनों को मिला के एक सेट बन गया A यूनियन B। अब बोल रहा है इसी से B को कॉमन वाला एरिया निकालो, तो B के जो एलिमेंट्स हैं कॉमन वो निकल के बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए इसकी वैल्यू जो है वो आ गई B इज इक्वल टू, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन कर दो, A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C या C इंटरसेक्शन B, एक ही बात है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो यहां A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C है, A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C है इज इक्वल टू C। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये है A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो ये दोनों तो कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। अब जो हमें दिया है वो दिया है इक्वेशन नंबर ये 1 है। ठीक है, अब A U इंटरसेक्शन B की जगह, A इंटरसेक्शन B की जगह मैं लिख रहा हूं A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू कितना? B, इक्वेशन नंबर 2। और ये मैंने कैसे लिखा? क्योंकि गिवन है हमको कि भैया A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C है। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B की जगह इक्वेशन नंबर 2 में मैंने A इंटरसेक्शन C रख दिया। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये बराबर हैं, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? C। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज बराबर है, B की और C की वैल्यूज बराबर है। बोलो बात आ गई नहीं समझ में? ठीक है, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें सीखने हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो, फिर इस तरह के एक दो क्वेश्चन और कराता हूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, ले लेना स्क्रीनशॉट। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट if a subset of B then C minus B subset of C minus A, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, देखो ये हमको दिया है गिवन A सबसेट ऑफ B, ठीक है, और प्रूफ करना है ये, ठीक है, कि C सबसेट है ना, C माइनस B सबसेट ऑफ C माइनस A। तो देखो हम क्या करते हैं, लेट एक एलिमेंट X बिलोंग्स टू C माइनस B, इसमें एक एलिमेंट हम मान लेते हैं। ठीक है, एक सेट दिया हुआ है हमें, ठीक है, एक सेट है A, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, एक सेट है B और एक सेट है C। ठीक है, अब वो कह रहा है कि A जो है वो C है, B का सबसेट है, A जो है वो सबसेट है B का। इसका मतलब ये हो गया कि B के कुछ एलिमेंट्स लेके A बना है, B के कुछ एलिमेंट्स लेके क्या बना है, A बना है। ठीक है, अब इसमें कुछ है या सारे हैं वो नहीं पता, लेकिन A में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B में जरूर है, ये पता है। ठीक है, तो हमने एक एलिमेंट C माइनस बी इसमें माना है कि एक एलिमेंट है जो C माइनस बी में है। अब C माइनस बी अगर हम करते हैं तो C माइनस बी करने के बाद एक सेट बचता है, वो एक ऐसा सेट होता है जिसमें C के एलिमेंट्स होते हैं। किसके एलिमेंट्स होते हैं? C के एलिमेंट्स होते हैं। और अगर B का कोई एलिमेंट C में है तो वो माइनस हो जाता है, इसका मतलब B के जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं होंगे। बात आई समझ में? इसका मतलब B के जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं होंगे। तो अगर x जो है वो C माइनस बी इस सेट में है और इस सेट में सिर्फ किसके एलिमेंट होंगे? C के, तो B के एलिमेंट नहीं होंगे। इसका मतलब x जो है वो B में नहीं होगा, है ना? x जो है वो B में नहीं होगा। x B में नहीं होगा तो इसका मतलब x किस में होगा? C में होगा। बोलो, बात आई समझ में कि नहीं? जल्दी बताओ। x जो होगा वो किस में होगा? C में होगा। फिर से सुनो, देखो एक सेट है जो B का सबसेट है, B का सबसेट है, इसका मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इससे लिए गए हैं B से, किससे लिए गए हैं? B से। अब हमने एक x एलिमेंट माना है, हमने कहा कि वो जो है वो किस में है? C माइनस B में। किस में है? C माइनस B में। C माइनस B का मतलब हो गया कि C के एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। अगर B के कोई एलिमेंट C में था तो वो माइनस हो जाएगा, निकल जाएगा। इसका मतलब B का कोई एलिमेंट जो है इस C माइनस B वाले सेट में नहीं बचेगा। अब C माइनस बी वाले सेट में हमने एक एलिमेंट माना है और हम ये कह रहे हैं कि C माइनस बी में B वाला जो सेट है, B वाले सेट का कोई एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब x जो है वो B में तो होगा नहीं। जब B में नहीं होगा तो x किस में होगा? इसका मतलब x जो है वो किस में होगा? C में होगा। बोलो, बात आई समझ में कि नहीं? आ गई ना? अच्छा, जो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखो। अब यहां जरा ध्यान से सुनो, जब x does not belongs to B है, x जो है वो B में नहीं है ना? x जो है वो B में नहीं है और A जो सेट है वो सबसेट है B का, यानी कि A जो सेट है वो किसके एलिमेंट्स को लेके बना है? B के एलिमेंट्स को लेके बना है। तो जब B में x है ही नहीं तो A क्या लेगा? तो इसका मतलब A में भी x जो है वो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि x does not belongs to A। बात आई समझ में? ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक सेट है C माइनस A, एक सेट है। ठीक है, ये सेट कैसा है? ये सेट ऐसा है कि इसमें C के एलिमेंट्स तो होंगे, C के एलिमेंट्स तो होंगे, लेकिन A के एलिमेंट्स अगर कोई होंगे तो वो माइनस हो जाएंगे, तो A के एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं बचेंगे। ठीक है, A के एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं बचेंगे। तो जब x belongs to does not belongs to A कह रहा है, इसका मतलब x जो है वो A में नहीं है। बोलो, x जो है वो A में नहीं है। जब x A में नहीं है तो इसका मतलब x किस में पहुंच गया? C माइनस A में पहुंच गया, है ना? देखो x जो है वो A में नहीं है। ठीक है, तो x A में नहीं है, यहाँ x जो है वो B में नहीं था, C में था। अब x जो है वो A में नहीं है तो बचा क्या? C। तो इसका मतलब x जो है वो C माइनस A में है। C माइनस A में x belongs to C माइनस A और x belongs to C माइनस B। सिंस, ठीक है, तो
अब हमारे पास x बिलोंग्स टू c माइनस ए और c माइनस बी आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि c माइनस बी जो है वो सबसेट हो गया c माइनस ए का। बोलो बात आ गई कि समझ में? जल्दी बताओ, एक बार देख लो, नजर कर लो, फिर देखते हैं। बोलो आया नहीं? एक बार फिर समझ लो। देखो उसने कहा था ये जो है, उसने कहा था ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। ठीक है, तो ए सबसेट है बी का। इसका मतलब हो गया कि बी के एलिमेंट्स लेने के बाद ए बना है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि c माइनस बी में इस सेट में एक एलिमेंट अपनी तरफ से मान लिया x की, कोई एलिमेंट है वो c माइनस बी में है। अब c माइनस बी में x है, इसका क्या मतलब हुआ? तो c माइनस बी का मतलब हुआ एक ऐसा सेट है जिसमें c के एलिमेंट्स तो रहेंगे लेकिन b के एलिमेंट्स नहीं होंगे। अब जब b के एलिमेंट्स c माइनस बी में होंगे ही नहीं तो इसका मतलब ये हो गया कि b x में तो होगा नहीं। तो इसका मतलब x जो है वो किस में होगा? बोलो c में होगा। बात आई समझ में? बात आई नहीं समझ में? x जो है वो किस में होगा? c में होगा। अब x b में नहीं है, x जो है वो b में नहीं है। अब x अगर b में नहीं है और a जो है वो b के एलिमेंट्स को लेकर बना है तो इसका मतलब x a में भी नहीं होगा। तो x a में भी नहीं है। जब x a में भी नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? x a में नहीं है। अब ये है c माइनस ए। अब x बिलोंग्स टू c माइनस ए हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि c माइनस ए एक ऐसा सेट है जिसमें c के एलिमेंट्स तो होंगे लेकिन किसके एलिमेंट्स नहीं होंगे? a के एलिमेंट्स नहीं होंगे। अब c माइनस a के एलिमेंट्स नहीं है और c के एलिमेंट्स है, और c के एलिमेंट्स में जो है वो x है। बोलो c के एलिमेंट्स में जो है वो x है, तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू c माइनस है, क्योंकि a जो है वो तो x जो है वो a में है ही नहीं, तो माइनस कहां से हो जाएगा? इसका मतलब x तो बचेगा c माइनस a में, c माइनस a में x बचेगा, तो वो a में तो है नहीं x, तो किसकी वजह से बचेगा? c की वजह से। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं x बिलोंग्स टू c माइनस a। और हमें ऑलरेडी पता है, हमने माना था कि x बिलोंग्स टू c माइनस b भी है। तो जब x बिलोंग्स टू c माइनस b है हमने माना, और x किस में आ गया? c माइनस a में भी आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि c माइनस b जो है वो सबसेट है किसका? c माइनस a का। बोलो बात आ गई समझ में या नहीं? ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, फॉर एनी सेट्स a एंड b शो दैट a इज इक्वल टू दिस एंड a यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाला पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है प्रूफ करना है a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ठीक है, तो देखो आपको पता है a माइनस b इज इक्वल टू a माइनस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश होता है ना? a इंटरसेक्शन b डैश होता है। कॉम्प्लीमेंट में पढ़ा था हमने, कॉम्प्लीमेंट ना जो हमने पढ़े थे उसमें ये हमने देखा था। ठीक है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश होता है। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी की जगह ये रख दो a इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, अब देखो ये इंटरसेक्शन और ये इंटरसेक्शन, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था a इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं b यूनियन b डैश, क्योंकि जब बेटा इसको ओपन करेंगे हम, देखो इसको ओपन कर रहा हूं मैं, जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b। ठीक है, और ये हो जाएगा यूनियन और ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू कितना? a इंटरसेक्शन b यूनियन b डैश। ये आता है तो ये लिख दिया। अब a इंटरसेक्शन b यूनियन b डैश मैंने बताया था आपको, ठीक है, बताया था यूनियन की प्रॉपर्टीज में a यूनियन a डैश इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो u। तो b यूनियन b डैश इज इक्वल टू क्या होगा? u। अब मैंने ये भी बताया है आपको कि a इंटरसेक्शन u, a में और u में अगर कुछ कॉमन आएगा तो वो क्या आएगा? a। बात आगे समझ में?
ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड देखो, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी बोल रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड सॉरी यहाँ हमने राइट हैंड साइड ली थी। ठीक है, गर्मी बहुत है, दिमाग चल जाता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी माइनस ए। अब ए यूनियन बी माइनस ए मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है। देखो ए माइनस बी होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो बी माइनस ए क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, डिमॉर्गन्स सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन करो, ओपन करोगे तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, ए यूनियन ए डैश अभी बताया था कितना होता है यू, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू। अब u और a यूनियन b में कॉमन क्या आएगा, a यूनियन b, क्योंकि u तो सबसे बड़ा होता है। बोलो अगली बात समझ में? ठीक है, तो देखो ये हमारा चैप्टर था सेट्स। ठीक है, आज हम सेट्स को यहीं पर रोक रहे हैं। अब आगे जो भी सेट्स की वीडियोस बनेंगी वो बनेंगी आपकी सेम की हुई प्रॉब्लम्स को लेके। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से एक सेट्स हो गया, और बिल्कुल बेसिक से लेके और जो भी इसमें सबसे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा चुका हूँ। ठीक है, अब आप लोगों का काम है एक तो लाइक करना, दूसरा कमेंट करना, तीसरा सब्सक्राइब करना। कमेंट करने का मतलब क्या है कि उल्टा सीधा कमेंट नहीं, है ना, उल्टा सीधा नहीं। कमेंट करने का मतलब है कि आपको ये जो है इसमें क्या प्रॉब्लम लग रही है वो प्रॉब्लम मुझे बताओ, मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको अपना नंबर बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोर्ड पे लिख देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 9528824424। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे भी अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमने अभी किया था और किसी बच्चे का मैसेज आया है कि सर इसमें एक बात समझ में नहीं आई है, तो मैं इसको फिर से दोबारा से बता रहा हूँ, और जहाँ जिस बच्चे को जहां पे समझ में नहीं आया है मैं वो बात भी आपको बताऊंगा कि क्या समझ में नहीं आया है। तो देखिए जरा, मैंने बताया था कि ये हमको प्रूफ करना है, तो हम मान लेते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू एक एलिमेंट है जो सी माइनस बी सेट में बिलोंग करता है। ठीक है, देखिए हमारे पास अब तीन सेट है, एक ए है, एक बी है और एक सी। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि ए गिवन है हमको, इसको बाद में लिखते हैं, गिवन है हमको कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। तो बी का सबसेट है, इसका मतलब ये हो गया कि ए में जो भी एलिमेंट है वो किससे लेके बने हैं, बी से लेके बने हैं, है ना। तो ए और बी की अगर हम बात करें तो ए जो है वो स्मॉल सेट है किससे, बी से, और बी जो है वो लार्ज सेट है ना। भाई बी के एलिमेंट्स को लेके ए बना है, तभी तो बोला जाएगा कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। तो जब ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स को लेकर बने हैं, कुछ एलिमेंट्स लिए हों या सारे लिए हों, तो एक, ठीक है, तो ये हो गया ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। तो इसका मतलब ए जो है वो छोटा सेट है और बी जो है वो बड़ा सेट है। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब मैंने बताया था कि हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट एक्स, कोई एलिमेंट है वो बिलोंग्स करता है किसमें, सी माइनस बी सेट में। ठीक है, सी माइनस बी, तो सी माइनस बी मैंने बताया था एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें सी के एलिमेंट्स तो होंगे, सी के एलिमेंट्स तो होंगे, लेकिन यदि बी का कोई एलिमेंट इस सेट में था तो वो माइनस हो जाएगा, यानी कि बी के एलिमेंट्स निकल जाएंगे, बी के एलिमेंट्स निकल जाएंगे। अब जब हम ये बात कह रहे हैं कि x जो है वो c माइनस बी में है, तो c माइनस बी में सिर्फ c के एलिमेंट्स बच रहे हैं, b के एलिमेंट्स नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है c में और x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स कर रहा है b में, क्योंकि b के एलिमेंट्स, देखो क्योंकि b के एलिमेंट्स c माइनस बी वाले सेट में है ही नहीं, तो इसका मतलब x जो है वो b में नहीं होगा। अब x जो है वो b में नहीं होगा, इसके आगे मैंने आपको बताया था कि x जो है वो a में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो जब हम कह रहे हैं कि a जो है वो सबसेट है b का, तो इसका मतलब होता है कि a में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहां से आए हैं,
बी से आए हैं। बोलो कहां से आए हैं? बी से आए हैं। अब बी में ही एक्स नहीं है तो ए में कहां से पहुंच जाएगा? इसीलिए एक्स जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू ए कह रहा है। अब एक्स जो है वो ए में भी नहीं है। अब मैंने ये बताया था, इसीलिए सी माइनस बी जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका? सी माइनस ए का। अब यहाँ पे बच्चे का सवाल ये है कि सर यहां तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन इसके आगे सी माइनस बी जो है वो सबसेट कैसे हो गया सी माइनस ए का? बहुत अच्छा सवाल उसने पूछा है। तो उसने पूछा है कि सर सी माइनस बी जो है वो सबसेट कैसे हो गया सी माइनस ए का? ऐसा भी तो हो सकता है कि सी माइनस ए जो है वो सबसेट हो किसका? सी माइनस बी का। ठीक है, तो ये उस बच्चे का सवाल था, तो मैं इसको बताने जा रहा हूं कि ये कैसे हो गया। अब जरा ध्यान से सुनो, सी माइनस बी, सी माइनस बी एक सेट है हमारे पास, और वो सेट है जिसमें सी के एलिमेंट्स हैं लेकिन बी के एलिमेंट्स नहीं। ठीक है, और एक सेट है हमारे पास सी माइनस ए जिसमें सी के एलिमेंट्स तो हैं, सी के एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ए के एलिमेंट्स नहीं है। बोलो आगे बात समझ में? ये जो सेट है ये है कि इसमें सी के एलिमेंट्स हैं लेकिन बी के एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, ए और बी, ए एक ऐसा सेट है जो बी के एलिमेंट्स को लेके बना है। इसका मतलब बी जो है वो बड़ा सेट है और ए जो है वो छोटा सेट है। अब यहां देखो, जब बी बड़ा सेट है और ए छोटा सेट है तो सी तो अपने आप में एक सेट है, कोई भी एक सेट है। जब सी से बी को माइनस करेंगे तो स्मॉल वैल्यूज यानी कि स्मॉल सेट बचेगा, क्योंकि ये सेट बड़ा है। जब सबसे बड़ा सेट हम माइनस कर देंगे सी से तो जो भी बचेगा वो क्वांटिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस बी जो है वो कम होंगे। सी माइनस ए, ए जो है वो कैसा सेट है? छोटा सेट है, और किसको लेकर बना है? बी के एलिमेंट्स को लेकर बना है। तो ए जो है, तो जब सी से ए को माइनस करेंगे तो यहाँ लार्ज सेट बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं? ये स्मॉल सेट है और ये लार्ज सेट है। ठीक है, तो यहां देखो, यहां जो भी एलिमेंट सी माइनस बी में बचेंगे, सी माइनस बी में जो भी एलिमेंट बचेंगे वो होंगे सिर्फ वो जिसमें सी के एलिमेंट्स होंगे, बी के नहीं होंगे। और सी माइनस बी, बी जो है एक बड़ा सेट है, बड़ा सेट है ए से। ठीक है, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स जो है वो माइनस हो जाएंगे सी से, तो कम एलिमेंट्स बचेंगे, और कम एलिमेंट्स जब बचेंगे तो इसीलिए ये बन जाएगा एक छोटा सेट। ऐसे ही ए जो है वो छोटा सेट है। अब सी से जब छोटे सेट को माइनस करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस ए जो है वो ज्यादा बचेंगे। इसका मतलब सी माइनस ए जो है वो सी माइनस बी से बड़ा होगा। अब जब सी माइनस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है और सी माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, बात समझ लो, सी माइनस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है और सी माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? कम है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सी माइनस ए जो है वो सबसेट होगा सी माइनस बी का। क्यों? क्योंकि इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें जो है वो कम है और इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? ज्यादा है। तो कम वाले से ज्यादा वाले एलिमेंट्स का सेट कैसे बना सकते हैं? क्योंकि सबसेट का मतलब तो यही होता है कि इस वाले सेट से कुछ एलिमेंट्स लेके ये सेट बनाओ, लेकिन ये सेट तो कम है और ये सेट ज्यादा है, तो ज्यादा वाले एलिमेंट्स कहां से आए? इसीलिए हम कहते हैं कि सी माइनस बी जो है वो सबसेट है सी माइनस ए का। ठीक है, आई होप बात आ रही होगी आप लोगों को समझ में। ठीक है, चलिए